आसमान में कहीं दूर दिखती उस सफ़ेद सी लाइन के पीछे अब सूरज डूब चला था। डूबते सूरज के साथ साथ कुछ देर को सुनहरी नारंगी सा हुआ आकाश और फिर शाम का धुंधलका। अरे, कोई घर में है या नहीं? दोनों टाइम मिल रहे हैं, शाम हो गई है। किसी ने दिया बत्ती भी नहीं की आज। मानसी, भाई हो कहाँ सब आज? घर के अंदर आते हुए रविकांत गौतम जी ने अपनी बेटी को आवाज लगाई। रविकांत जी रहते तो गढ़मुक्तेश्वर हैं, अपनी 2 बेटियों और पत्नी राजबाला के साथ, पर नौकरी हापुड़ में करते हैं। हापुड़ में एक बैंक में कैशियर हैं। रिटायर होने में अभी 2-3 साल बाकी हैं। रोज गढ़ से हापुड़ आते जाते हैं नौकरी के सिलसिले में। वैसे तो बड़े पक्के धर्म कर्म को मानने वाले गोत्र वशिष्ठ के पंडित हैं, पर सिर्फ पंडिताई से तो अब घर कहाँ चलता है। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, जिम्मेदारियां हैं बहुत, तो बैंक की छोटी सी नौकरी से जीवन यापन हो जाता है। पर वैसे नौकरी ही छोटी कहो, अपने शहर में कद बहुत बड़ा है रविकांत जी का। गढ़ छोटा सा शहर है और छोटे शहरों में तो आजकल भी लोग किसी को भी बिना पते के ही ढूंढ लेते हैं। कोई अजनबी नहीं होता। रास्ते, गलियां, मोहल्ले, चौराहे, कुछ भी किसी से भी पूछ लो। इतनी बात है गौतम जी की कि लोगों ने उस गली को गौतम जी वाली गली ही कहना शुरू कर दिया है। अगर कोई किसी जगह का पता पूछे तो ऐसे ही बताने में आता है कि अरे, गौतम जी वाली गली है ना, बस उसी के पीछे वाली गली में है हमारा घर। या वो गौतम जी वाली गली है ना, उसी से बाहर निकलो तो दाएं हाथ पर पहला घर हमारा ही है। और इतना ही नहीं भाई, लोग उनकी ईमानदारी की, उनके अनुशासित जीवन की तारीफें करते नहीं थकते हैं। उनकी दिनचर्या है ही इतनी कठिन। रोज सुबह तड़के सूरज निकलने से पहले उठ जाना, घंटे 2 घंटे की पूजा अर्चना, उसके बाद ही कोई और काम शुरू होता है। और पूरे सावन के महीने में तो सुबह सुबह रोज गंगा स्नान करना उनका कड़ा नियम है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर रविकांत जी की दैनिक दिनचर्या नहीं बदलती। बैंक जाने के लिए गढ़ चौपले से सुबह 8:30 बजे की बस पकड़ते हैं रोज। रोज रोज जाने वालों को सबका एक दूसरे का रूटीन पता होता है। कोई अजनबी नहीं रहता, सब परिचित ही हो जाते हैं। आज भी बस अड्डे पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे रविकांत जी। आसपास छोटी छोटी पान बीड़ी की दुकानें खुल गई थीं। कुछ ठेले वाले अपने फलों पर ताजा पानी का छिड़काव कर रहे थे। भाई साहब, हापुड़ जाने के लिए रोज जाने वाली 8:30 वाली बस यहीं से जाएगी क्या? पास में खड़े व्यक्ति ने पूछा तो गौतम जी ने उसे पलट कर देखा। फुल स्लीव्स की चेक शर्ट, बटन सारे ऊपर तक बंद, बढ़िया सी रेमंड की पैंट और चमचमाते पॉलिश किए हुए जूते। हाथ में काला सूटकेस था। देखकर ही लगता था कि अच्छे पढ़े लिखे परिवार से है। जी हाँ, यहीं से जाती है, हम तो रोज के जाने वाले हैं। आप नए लगते हैं, गौतम जी ने पूछा। जी, हापुड़ में एक स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी। कुछ समय पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ, पर हापुड़ में रहने का इरादा बना नहीं मेरा। सोचा गंगा किनारे रहते हैं, शिवनगरी गढ़मुक्तेश्वर में। हापुड़ तो पास ही है, बहुत से लोग बस से रोजाना आते जाते हैं, हम भी चले जाया करेंगे, क्या बड़ी बात है। उस व्यक्ति ने कुछ अपना परिचय दिया तो गौतम जी को बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात भाई, आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, अपने धर्म या परंपराओं में इतनी आस्था रखने वाले। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा नाम रविकांत गौतम है। मैं भी रोज हापुड़ आता जाता हूँ, वहाँ बैंक में जॉब करता हूँ। परिवार यहीं गढ़ में है, अपना घर है गढ़ में हमारा। गौतम जी ने अपने बारे में बताया तो उसने भी अपना नाम बताया। मुझे भी अच्छा लगा भाई साहब, मेरा नाम राकेश है, राकेश शर्मा। लो भाई, ब्राह्मण ही निकले आप तो।
गौतम जी बात कर ही रहे थे कि तभी बस आ गई। आसपास खड़े सभी लोग एक एक करके बस में चढ़ने लगे। गौतम जी भी राकेश से बातें करते करते बस में आ बैठे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले या स्कूल कॉलेज जाने वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो भीड़ भड़का बहुत होता है सुबह वाली बस में। अब जैसे तैसे जगह बनाकर अंदर घुसे तो एक सीट मिल ही गई और बैठ गए गौतम जी। रोज की ही तरह अपने बैंक पहुंचे, फिर घर, और अगला दिन भी आ गया। अगले दिन फिर जब बस अड्डे पर पहुंचे तो देखा आज राकेश, वही व्यक्ति जो कल मिला था, पहले से ही वहां मौजूद था। अरे भाई शर्मा जी, आज तो आप हमसे भी पहले आ गए, गौतम जी ने कलाई में बंधी घड़ी देखकर हंसते हुए कहा। हाँ, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है ना। जॉब और घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ, पर रोज़ सुबह सुबह गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान करवा कर ही दिन शुरू करता हूँ। राम मनोहर लोहिया कॉलेज के पास जो शिव मंदिर है ना, वहीं रोज़ सुबह सुबह हो आता हूँ, क्योंकि उसी के पास घर है मेरा। राकेश ने भी बात पूरी भी नहीं की थी कि गौतम जी बोले, वाह क्या बात, आपकी उम्र भी 40-45 के आसपास ही होगी, पर इतनी आस्था। आजकल कोई कहाँ कुछ करता है। लो बस आ गई भाई साहब। बस आई तो राकेश ने सबसे पहले बस में जाकर एक सीट घेर ली, खुद बैठ गया और गौतम जी को भी बैठा लिया। थैंक यू शर्मा जी, सीट मिल गई आज भी आपकी वजह से, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हैं आप, आजकल के लड़के लड़कियों की, अरे कोई तहजीब ही नहीं है इन्हें, कोई सलीका नहीं, झुंड के झुंड में चढ़ते हैं बस में, कुछ नहीं देखते कि बड़े छोटे का लिहाज भी होता है कुछ, और ऊपर से कुछ कह तो सकते नहीं, कानों में ईयरफोन लगाए होते हैं, या तो फोन पर घंटों बातें करते रहते हैं, या कुछ बेढंगा तेज शोर वाला म्यूजिक सुन रहे होते हैं जिसकी तेज आवाज बाहर तक भी आती है। गौतम जी ने कॉलेज जाते हुए कुछ लड़के लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे नहीं गौतम जी, ऐसा भी नहीं है कुछ, अब कुछ हो सकते हैं फूहड़ या बदतमीज, पर सभी तो एक जैसे नहीं होते ना। अब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आधुनिक तो होती ही है, ये तो मानेंगे ना आप। राकेश ने अपनी बात रखी तो भी सहमत नहीं हुए गौतम जी। अरे आधुनिकता का मतलब ये होता है क्या? वो देखिए, वो देख रहे हैं आप, अरे पहनावा तो देखो, पहनावा तो ढंग का हो, ये जीन्स देखो, फटी जीन्स, शर्ट में भी जगह जगह पैबंद लगे हैं। अरे भाई रहन सहन पहनावे से सामने वाला कैसा है ये पता चलता है। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, ऐसे किसी के पहनावे या बाहरी व्यक्तित्व को देखकर कैसे कह सकते हैं कि फला आदमी कैसा होगा? राकेश ने बात काटते हुए कहा तो तुरंत जवाब दिया गौतम जी ने, लो ये बाल क्या हमने धूप में सफेद किए हैं जनाब, ठहाका मारकर हंस पड़े। उम्र और तजुर्बे दोनों में हम तुमसे बड़े हैं, उम्र के 60वें पायदान पर पहुंचने वाले हैं। अरे हम तो सामने वाले के चेहरे को देखकर, उसके हुलिये को देखकर बता दें कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह का है। अच्छा सच में? राकेश ने हैरत से पूछा। भैया हम काम करते हैं बैंक में, रोज तरह तरह के लोग मिलते हैं, चोर उचक्कों की भी कमी नहीं होती, पर देखकर पहचान जाते हैं हम नीयत आदमी की। कहते कहते अपने हाथ में पकड़े बैग को कसकर अपनी गोद में रख लिया। जब बीच में गांव आया तो बस रुकी और भीड़ का रेला घुसा आया अंदर। एक लड़की भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए गौतम जी की सीट के पास आकर सीट से सटकर खड़ी हो गई। गहरे चटक रंग की टी शर्ट, बिखरे हवा में उड़ते बाल, आंखों पर चश्मा और कानों में ईयरफोन। कोई तेज म्यूजिक सुन रही थी जिसकी आवाज बाहर तक भी आ रही थी, और जीन्स वही फटी जीन्स पहनी थी। बाहर तेज आते शोर से चिड़चिड़ाहट हो रही थी गौतम जी को। एक तो खड़ी भी पास ही थी, तो तेज शोर कानों पर बज सा रहा था। अरे ये म्यूजिक बंद कर दो या धीमे कर लो थोड़ा, उन्होंने लड़की से कहा तो जैसे सुनकर भी सुना ही ना हो उसने।
च्युइंगम चबाते चबाते बेपरवाह सी वो लड़की अपने में ही खोई थी। अरे छोड़िए गौतम जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, लापरवाह से, और फिर ये उम्र भी तो ऐसी है, राकेश ने कहा। अरे लिख कर ले लो शर्मा जी, आजकल ये जो गोल्ड स्नैचिंग हो या इंटरनेट से पैसों की धोखाधड़ी, फ्रॉड कॉल, ये सब आजकल इन जैसे फटी जीन्स वालों के ही कारनामे होते हैं। घर वालों की तो दूर दूर तक सुनते ही नहीं। अरे घर वाले भी क्या करें, मुंह उचकाते हुए गौतम जी ने अपना बैग दूसरी तरफ करते हुए अपने और राकेश के पैरों के बीच में फंसा लिया। जमाना बड़ा खराब है राकेश, मेरा तो पैसे बैंक में लाने ले जाने का लगा ही रहता है। बस ये आजकल के टाइप के लड़के लड़कियां खूब पहचानता हूं मैं इन्हें। गौतम जी उस लड़की पर बड़बड़ा ही रहे थे कि अचानक से तेज से ब्रेक लगे और बस जोर की आवाज के साथ रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर साहब? किसी ने पीछे से जोर से आवाज लगाई। अरे सब ठीक है, गायों का बड़ा सा झुंड अचानक से पास के खेत से निकलकर सड़क पर आ गया लगता है। आगे की तरफ बोनट के पास बैठे एक आदमी ने सभी को तसल्ली दी। इतनी खचाखच भरी बस, ऊपर से गर्मी। बस रुकी तो सब उत्सुकता से उठ खड़े हुए और खिड़कियों से इधर उधर झांकने लगे। भाई साहब जरा खिसकिए थोड़ा, मैं देखकर आता हूँ कि क्या हो रहा है आगे, मुझे तो लेट हो जाएगा आज स्कूल के लिए लगता है, कहकर भीड़ में से इधर उधर जगह बनाता हुआ राकेश आगे बढ़ गया। गौतम जी को भी प्यास लगाई थी। माथे पर से पसीना पोंछते हुए उन्होंने अपना बैग खोला कि पानी की बोतल निकाल लूं। तभी देखा कि उस बैग के अंदर सुबह जो उन्होंने लगभग 80,000 रुपए की गड्डी एक छोटे से प्लास्टिक बैग में बांध कर रखी थी, वो नदारद थी। गौतम जी को तो मानो काटो तो जैसे खून नहीं, एकदम से पीले पड़ गए, जैसे सांस आनी बंद हो गई थी। वो रुपए उन्हें बैंक में जमा कराने थे। गला सूखने लगा था प्यास और घबराहट के मारे, और देखते ही देखते वो धम्म से सीट पर दूसरी तरफ गिर पड़े। पूरी तरह बेहोश तो नहीं हुए थे, पर आवाजें आ रही थीं अपने आसपास से, पर आंखों के आगे अंधेरा सा था। अरे हटो, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, खिड़कियों से हवा तो आने दो, पानी पिलाओ इन्हें थोड़ा, किसी की आवाज अपने पास सुनाई दे रही थी गौतम जी को। बड़ी ही धीमी सी मध्यम सी आवाज थी। किसी ने उनका सर उठाकर सीट से टिकाया। गले में थोड़ा पानी गया तो जैसे चेतना सी लौटी हो। आंखों पर जोर डालकर धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया तो देखा एक लड़की कुछ कह रही थी। अंकल जी, ठीक हो आप? हेलो, सुन रहे हो आप मुझे? कैसा फील कर रहे हैं आप? थोड़ा उठकर गर्दन उठाकर इधर उधर देखा तो राकेश तो कहीं नहीं दिखा। अभी तक तो वो यहीं मेरे पास था पूरे सफर में। इसका मतलब पैसे उसने। हे ईश्वर, और ये लड़की तो वही है, वही फटी जीन्स वाली। बस ये कहानी यहीं तक।